Assalamu alaikum dear students. I hope that you are fine and you are doing well at your homes and everything is going fine with you. Today is our 6th lecture. So previously we have done from lecture number 1 till lecture number 5. So आज आपको पता है हमारा 6th lecture है. In the previous lectures we have done our poem Mother to Son and Nicobarbanus, which was a unit, and we have also done the present indefinite tenses in the last lecture. So if you remember the structure of present indefinite tenses, आप ऐसा करें कि जो हमने आपने नोट डाउन किया था, जो मैंने आपको बोर्ड्स पर लिखवाया था या जो आपने नोट्स में देखा है, उसको एक दफ़ा ओपन कर लें ताकि हम एक दफ़ा ना ओवरव्यू कर सके जो हमने पढ़ा था उसको एक दफ़ा अच्छे से देख लें, राइट, दोबारा से देख लें. सो अपने नोट्स में से या नोटबुक जिस पर भी आपने टेंसेस जो हैं वो नोट डाउन किए थे वो एक दफ़ा ओपन कर लें. ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस जो है उसमें हम प्रेजेंट की बात करते हैं. मैंने आपको बताया था कि वो टेंसेस जिनके लास्ट में है, हैं या हूँ आता है, जिसमें हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, ना कि ये कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट टाइम. सो ऑल दोज टेंसेज जिसमें प्रेजेंट टाइम यूज़ किया गया है, आज के ज़माने की बात की गई है, वो आपका प्रेजेंट टेंस है, राइट. अब हम आते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंसेस. तो इसकी मैंने आपको एक डेफिनेशन जो थी वो भी बोर्ड पर लिखी थी, बताई थी कि जब आपने अपनी हैबिट्स के बारे में कुछ बताना हो या कोई डेली एक्टिविटी, डेली रूटीन और एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू द यूनिवर्सल फैक्ट्स, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस को. और इसकी एक रिकग्निशन मैंने आपको उर्दू में लिखवाई थी, आपको याद होगी उर्दू में मैंने इसकी रिकग्निशन लिखवाई थी, ता है, ती है, ते है. ठीक है, ये आपने लिखी होगी वहाँ पर क्योंकि आपको जो पेपर में टेंसेज है ना वो उर्दू में आएंगे. सो आपको पेपर में आएंगे 8 टेंसेज एंड यू विल बी अटेम्प्टिंग 5 सेंटेंसेज आउट ऑफ 8. वैसे तो आप 8 के 8 ही अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन कंपलसरी है कि आपने एटलीस्ट 5 जो है टेंसेज वो आपने पेपर में से अटैम्प्ट करने हैं, राइट. और ये आपको टेंसेज जो हैं ये उर्दू में आएंगे, ये मैंने आपको बताया था कि आप उर्दू में आएंगे एंड देन यू विल बी ट्रांसलेटिंग दीज सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, राइट. तो उर्दू में आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो टेंसेस आपको आए हैं उनकी क्या रिकग्निशन है. लास्ट में अगर टेंसेस के ता है, ती है, ते है आ रहा है तो इट मीन्स कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट. इसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर लिखवाया था, ज़रा एक दफ़ा देख लें. स्ट्रक्चर में मैंने आपको ये लिखवाया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, देन आफ्टर दैट आपके पास वर्ब आपने लगाना है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने बताई थी कि आपने फर्स्ट फॉर्म इस टेंसेस में यूज़ करनी है. Whether that is simple sentences, negative or interrogative, you are just going to use the first form of verb. इसके अलावा मैंने आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था. सो इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से डिफ़ाइन भी कर दिया था, सब्जेक्ट को, वर्ब को एंड ऑब्जेक्ट को. आपको बता दिया था कि ये क्या चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक है. इनकी डेफिनेशंस भी बताई थी. सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था कि ये डूअर ऑफ एक्शन है. कोई भी सेंटेंस आपके पास आया है उसमें जो भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, कोई भी है, वो कोई भी काम सरंजाम जो दे रहा है, यानी जो पर्सन है, प्लेस है या कोई थिंग है, वो आपके पास सब्जेक्ट है, राइट. उसके बाद जो एक्शन वर्ड है वो आपके पास वर्ब होगा, उसको आप वर्ब कहेंगे. एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट जो है जिस पर काम किया जा रहा होगा वो चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट कहलाती है. यहाँ तक समझ आपको आ गई होगी. उसके बाद मैंने आपको एक स्ट्रक्चर लिखवाया था, एक छोटी सी डायग्राम बनवाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास सब्जेक्ट ही, शी, इट है या फिर कोई सिंगुलर नाउन है, वन पर्सन है, वन प्लेस, वन थिंग और वन आइडिया है, तो आपने क्या करना है, वर्ब के लास्ट में, वर्ब के एंड में आपने SES ऐड कर देना है. डू यू रिमेंबर दिस रूल? ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था. इसके साथ साथ आपने ये करना है कि वर्ब के लास्ट में SES ऐड करना है, लेकिन वो वर्ब जो आपके कुछ मैंने आपको लेटर्स लिखवाए थे, आपको याद होगा एक स्पेसिफिक लेटर्स लिखवाए थे जैसे SSS, CH, SH, O, X, ये वाले जो लेटर्स हैं, अगर आपका वर्ब इन लेटर्स के साथ एंड हो रहा है तो आपने ES ऐड कर देना है लास्ट में. लेकिन आपने ये रूल कहाँ अप्लाई करना है, इफ़ देयर सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन. चाहे किसी का नेम है, एनिमल नेम है, पर्सन नेम है, सिंगुलर है, तो आपने क्या करना है, वर्ब क्लास में SES ऐड कर देना है, राइट. और आपके पास जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे जैसे I, you, we, they, ये वाले प्रोनाउंस हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये रूल अप्लाई नहीं करना. ये आपने बात अच्छे से याद रखनी है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि I, you, we, they के साथ भी वर्ब के लास्ट में SES ऐड कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग रूल. ये इस तरह से नहीं होगा, ये आपका जो सेंटेंस है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, राइट. इसके बाद हमने नेगेटिव किए थे. नेगेटिव में आपको पता है हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था, डू नॉट, डज नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट.
आपने डू नॉट डज़ नॉट का जो है वो यूज़ करना है इसमें। और ये भी मैंने आपको बताया था कि आपने डज़ कहाँ पर यूज़ करना है। डू यू रिमेंबर कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम डज़ लगाएंगे? यस, वो है ही, शी, इट, या एनी वन पर्सन, एनी वन प्लेस और एनीथिंग, एनी वन थिंग। किसी एक चीज़ के साथ आपने जो है वो डज़ लगाना है, राइट। और जब आपके पास सब्जेक्ट आई यू वी दे है देन आपने डू का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है कि मैं सेब नहीं खाती हूँ, तो इसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई डू नॉट ईट एप्पल। लेकिन अगर सेंटेंस ये होगा कि वो सेब नहीं खाती है, खाती है, आपको पता चल रहा है कि गर्ल है, तो हम यूज़ करेंगे शी डज़ नॉट ईट एप्पल, राइट। तो आपने शी के साथ डज़ का यूज़ किया है। इसको एक दफ़ा आप अच्छे से दोबारा से रिकॉल कर लीजिएगा। देन हमने इंट्रोगेटिव किए थे सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव में आपको पता होगा कि सब्जेक्ट से पहले आपने डू और डज़ बिगिनिंग में ले आना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें क्या का इस्तेमाल आता है, क्या मैं सेब खाती हूँ, क्या वो सेब खाता है, इस तरह वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें आपने क्या करना है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग में ले आना है, राइट। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपके पास उर्दू में सेंटेंसेस इस तरह से आए हैं कि उनके अंदर क्यों, कहाँ, कब, कैसे ये वाले वर्ड्स आए हैं, तो फिर आपने जो डब्ल्यू और एच वाले वर्ड्स हैं वो आपने बिगिनिंग में लगाने हैं और उसके बाद फिर डू डज़ आएगा और देन सब्जेक्ट एंड द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल बी सेम। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है तो आपने लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी ज़रूर लगाना है, राइट। तो यहाँ से मैंने आपको एक दफ़ा जल्दी से रिकॉल करवा दिया सब कुछ। आई होप सो कि आपने प्रैक्टिस भी की होगी। और टेंसेस के बारे में स्टूडेंट्स मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि टेंसेस आपको हमेशा प्रैक्टिस से आते हैं। आपने ये बात सुनी होगी ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा। सो टेंसेस का आप जितना मतलब उसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से इसको लर्न कर सकते हैं। सो आपने क्या करना है, मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि आपने एटलीस्ट 10 to 20 सेंटेंसेस जो हैं वो आपने उर्दू में लिखने हैं और फिर उसको इंग्लिश में खुद से ट्रांसलेट करना है ताकि आपको पता चल जाए कि आपको समझ आई है या नहीं टेंसेस की। तो जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपके लिए आपके टेंसेस में इम्प्रूवमेंट आती रहेगी, राइट। तो आज की जो हमारी वर्किंग है बेसिकली वो है सेंटेंसेस। हम पहले सेंटेंसेस करने जा रहे हैं निकोबोनस यूनिट के। हमने लास्ट टाइम इसके MCQs कर चुके हैं, हम रीडिंग कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। तो आज हम इसके सेंटेंसेस करेंगे एंड आफ्टरवर्ड्स हम करने जा रहे हैं वन स्टोरी, ठीक है। स्टोरी नंबर 1 करेंगे हम आज, जो आपके इंग्लिश B का जो पार्ट है वहाँ से करेंगे, राइट। तो आप ऐसा करें कि ये सेंटेंसेस जो है ये अपनी नोटबुक पर आप नोट डाउन कर लें। अगर आप यही सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है कि आप मतलब थोड़ा सा क्रिएटिव कर लेंगे। सो इफ़ यू वांट टू राइट डाउन दिस सेंटेंसेस वेरी गुड। लेकिन अगर आप खुद से भी बनाना चाहते हैं तो आप खुद से भी बना सकते हैं, या किसी से हेल्प लेकर या इंटरनेट से, एज़ यू लाइक, या किसी डिक्शनरी में से आप देखकर खुद से भी बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, आप खुद से भी बना लें। तो फर्स्ट हमारे पास वर्ड है येल्ड, ठीक है। ये आपने वर्ड पढ़ा था निकोबोनस यूनिट में। आई होप कि आपको इसका मीनिंग याद होगा। येल्ड मीन्स टू क्राई आउट, टू अटर अ लाउड स्क्रीम। जब आप चीख के कोई बात कहते हैं तो उसे कहते हैं येल्ड, एंड दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि यहाँ पर ed लगा हुआ है, राइट। तो स्टूडेंट्स एक बात भी आपने ये याद रखनी है कि जब आपके पास वर्ब की जो भी फॉर्म आएगी ना, जैसे ये सेकंड फॉर्म है, जेल की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है जेल्ड, तो आपने इसी में सेंटेंस बनाना है, ठीक है। सेंटेंस मेकिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस फॉर्म में आपको वर्ब या कोई भी वर्ड आया है आपने उसी फॉर्म में इसको यूज़ करना है। सेकंड में आया तो सेकंड में ही करें, फर्स्ट में आया तो बेटर होगा कि आप फर्स्ट में ही यूज़ कर लें। वैसे फर्स्ट में आया तो आप सेकंड में भी कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको सेकंड फॉर्म में वर्ड आया तो बेटर है कि आप इसको इसी तरह से लिखें, राइट। तो मैंने यहाँ पर सेंटेंस बनाया द मैन जेल्ड इन पेन, यानी आदमी दर्द में चिल्लाया। नेक्स्ट वाला वर्ड पढ़ेंगे रिगलिंग। रिगलिंग का वर्ड भी हमारा जो स्टोरी का एंडिंग पार्ट था उसमें बार बार रिपीट हुआ था, आपको याद होगा। इसका मतलब होता है टू मूव योर बॉडी इन सर्कुलर मोशंस, ठीक है। ये आपको याद होगा कि बॉडी को बार बार बल देना। आई सॉ अ स्नेक रिगलिंग इन मड, मैंने एक सांप को देखा जो कि मिट्टी में अपनी बॉडी को एक तरह से आप समझ रहे हैं कि उसको सर्कुलर मोशंस में मूव कर रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज स्लाइमी। स्लाइमी का मतलब ये आपको याद होगा, ये भी हमने वर्ड पढ़ा था अपने लेसन में। इट मीन्स ऑफ अ वेरी थिक क्वालिटी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ग्रीजी टाइप हो, ऑयली हो, थिक सी हो, तो उसे हम स्लाइमी कहते हैं। इसका मैंने सेंटेंस बनाया है ही स्लिप्ड इन स्लाइमी मड, यानी वो एक गंदे कीचड़ वाली मिट्टी में फिसल गया, ठीक है। स्लिप्ड मीन फिसल जाना।
सो ये सेकंड फॉर्म यहाँ पर मैंने यूज़ की हुई है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये मैंने पास्ट फॉर्म में बनाया है। तो साथ साथ मैं आपको ना जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो भी बताती जाऊँगी, ताकि आपको आइडिया होता जाए, क्लियर होता जाए कि जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो हम किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट आपके पास वर्ड है गेज। गेज मीन्स टू लुक कंटिन्यूसली एट समथिंग। जब आप किसी चीज़ पर थोड़े टाइम के लिए गौर से देखते हैं तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं गेज। गेज का मैंने सेंटेंस बनाया है, ही गेज्ड एट द ब्यूटीफुल सीनरी। उसने खूबसूरत मंजर पर निगाह डाली, या उसको घूर कर देखा, या उस पर कंटिन्यूसली देखता रहा। राइट। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है विस्पर्ड। विस्पर्ड मीन्स सरगोशी करना। ये भी आपको याद होगा, ये वर्ड आपके लेसन में आया था। आप इसका ये भी मतलब लिख सकते हैं उर्दू में सरगोशी करना। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख लें टू स्पीक सॉफ्टली, या फिर ये कर लें कि टू स्पीक इन अ वेरी लो वॉइस, बहुत आहिस्ता आवाज़ में बोलना। द चाइल्ड विस्पर्ड इन माई एयर। बच्चे ने मेरे कान में सरगोशी की। ठीक है, तो ये आपके 5 सेंटेंसेस हैं जो आपके नोट्स में भी हैं, निकोबॉमनस यूनिट में। ये आपने आज नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक्स पर, और साथ ही साथ इनको आप लर्न भी कर लें। राइट। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आपने आज करनी है स्टोरी नंबर 1, जो आपके नोट्स में है एट पेज नंबर 52 फ्रॉम योर नोट्स। राइट। तो सेंटेंसेस को लर्न करने के बाद, राइट डाउन करने के बाद, आपने पेज नंबर 52 ओपन करना है फ्रॉम योर नोट्स, और नोट्स में से हम आज करने जा रहे हैं स्टोरी नंबर 1, विच इज़ द डॉग एंड हिज शैडो। राइट। मे बी आपने ये स्टोरी पहले भी पढ़ी हो, और आई होप सो आपने पढ़ी होगी, क्योंकि आई थिंक सो ये ग्रेड 2 और 3 में भी ये स्टोरी है। लेकिन हम आज इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे, आपको ज़रा मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊँगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है, ये समझना है कि मोरल स्टोरीज़ क्या होती हैं। ठीक है, मोरल स्टोरीज़ बेसिकली क्या है, जो आपको कोई भी ऐसी स्टोरी जो आपको कोई लेसन देना चाहती है, कोई मैसेज कन्वे करना चाहती है, या आपको कोई आइडिया या कोई थीम कन्वे करना चाहती है, तो ऐसी स्टोरीज़ को हम कहते हैं मोरल स्टोरीज़। राइट। कोई भी ऐसी स्टोरी जिसका राइटिंग का पर्पज़ ये था कि आप तक कोई आइडिया कन्वे किया जाए, या मैसेज कन्वे किया जाए, या आपको कोई लेसन दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं मोरल स्टोरीज़। राइट। तो मोरल स्टोरीज़ में आपने देखा होगा कि इसमें कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, यूजुअली बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, एनिमल्स से रिलेटेड होते हैं, या किसी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, या समटाइम्स कोई पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो मोरल स्टोरीज़ में हमेशा आप एक चीज़ नोट करेंगे कि किसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। राइट। और ये शॉर्ट तरह से होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है एक तरह से, और आपको ये कोई ना कोई मैसेज ज़रूर डिलीवर करके जाती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले हम इसका मोरल देख लेंगे। ठीक है, मोरल इस स्टोरी के बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, ग्रीड इज़ कर्स। इसको आप हाईलाइट कर लें, और आपने इसी तरह से करना है कि जब आप स्टोरी एंड करोगे ना, तो आपने हाईलाइट करके मार्कर यूज़ करते हुए आपने मोरल जो है वो लिखना है। उससे क्या होगा कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, और आपका जो राइटिंग एक स्टाइल है ना, वो भी एक बहुत अच्छे से दिखेगा। राइट। तो मोरल हम पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम स्टोरी जो है वो रीड करेंगे। पहले हम मोरल को डिस्कस करते हैं। मोरल इज़ ग्रीड इज़ कर्स। डू यू नो व्हाट इज़ मीन्ड बाय ग्रीड, और हैव यू एवर हर्ड दिस नेम, दिस वर्ड ग्रीड? आपने पहले कभी ये वर्ड सुना, ग्रीड? ज़रा सोचिए, ज़रा ये वर्ड सुनकर आपके माइंड में क्या परसेप्शन आता है, क्या आइडिया आता है कि इसका क्या मतलब होगा, ग्रीड? व्हाट इज़ मीन बाय ग्रीड? जी, आपने में भी ये जो है वो इसकी ट्रांसलेशन भी कभी पढ़ी हो कि लालच। ग्रीड का मतलब होता है लालच। लालच क्या चीज़ होती है? एक बहुत ही आप समझ लें एक सेल्फिश डिज़ायर। जब अल्लाह ताला ने आपको जो चीज़ें दी हैं उनके साथ आप हैप्पी नहीं हो, आप ब्लेस्ड फील नहीं करते, आप ग्रेटफुल फील नहीं करते, आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है पाने की ख्वाहिश रखते हो, तो इसे कहते हैं लालच, या इंग्लिश में हम इसे कहेंगे ग्रीड। When you are not satisfied with everything that God has provided you, तो हम उस चीज़ को या उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्रीड। ये एक बहुत ही एक सेल्फिश डिज़ायर है, और इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं आप पर। अगर आप देखें तो ये कोई पॉजिटिव क्वालिटी तो नहीं है, अच्छी बात तो नहीं है। लालच का वर्ड सुनते साथ ही आपके माइंड में ये बात आएगी कि ये कोई नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, पॉजिटिव तो नहीं है। तो लालच एक बहुत ही जो है वो आप समझ लें कि बुरी बला है। ये आपने सुना होगा ना उर्दू में कि लालच बुरी बला है।
तो कर्स का मतलब भी यही है कि बला, या आप समझ लें कि समथिंग विच इज़ ऑफ वेरी बैड क्वालिटी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही अब्यूसिव है, ऑफेंसिव है, उसे हम कहते हैं कर्स, राइट। तो मोरल आप पहले समझ लें, ग्रीड इज़ कर्स मीन लालच बुरी बला है, यानी अगर आप लालची हो जाते हैं या इंसान में ये जो है ग्रीड वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, तो इट मीन्स कि आप जो है इसके आप पर अच्छे असरात नहीं होने वाले। और यही जो चीज़ है हम इस स्टोरी में आज पढ़ेंगे। आपने मे भी ये स्टोरी पहले पढ़ी हो, लेकिन आज इसको हम जब पढ़ेंगे तो हम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, और जब आप नैरेटिव राइटिंग करते हो, यानी जब आप स्टोरीज़ लिखते हो, तो आपके लिए क्या बेटर होता है कि आप कौन से टेंसेस में जो है वो स्टोरी राइट डाउन करें। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। द डॉग एंड हिज शेडो। वंस अ डॉग स्टोल अ पीस ऑफ मीट। एक दफ़ा का जिक्र है, वंस मीन एक दफ़ा का जिक्र है। आ डॉग स्टॉल, एक कुत्ते ने चुराया। आ पीस ऑफ मीट, एक गोश्त का टुकड़ा, राइट। अब इसको ज़रा एक गौर से इस सेंटेंस को पढ़ें और मुझे बताएं कि इसमें वर्ब कहाँ पर है। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि वर्ब कहाँ पर है, क्योंकि हम अभी भी उसको डिस्कस कर रहे थे। इस सेंटेंस में आपने सबसे पहले वर्ब फाइंड आउट करना है। मुझे बताएं कि आपको समझ आ रही है, वेयर इज़ द वर्ब इन दिस सेंटेंस। वंस अ डॉग स्टॉल अ पीस ऑफ मीट, यस, एक्शन वर्ड को हम कहते हैं वर्ब। तो इसमें क्या एक्शन जो है वो परफॉर्म किया गया है, उस डॉग ने क्या किया। स्टॉल मीन्स कि उसने स्टील किया यानी चुराया। ये सेकंड फॉर्म, इसको आप अंडरलाइन कर लें। स्टॉल सेकंड फॉर्म है स्टील की, राइट। इसे आप अंडरलाइन करें और या हाईलाइट कर लें, ताकि आपको साथ ही साथ फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी समझ आते रहें और साथ साथ ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी आपको समझ आएँ। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस स्टोरी में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी कंटिन्यूसली। हम जितना भी इस स्टोरी को मतलब कंप्लीट पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि रिपीटेडली यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। और वो क्यों यूज़ हुई है, क्योंकि ये जो स्टोरी है, या कोई भी आप जब स्टोरी लिखते हो ना, तो मोस्टली हम उसको पास्ट टेंस में लिखते हैं। हमने अभी तक प्रेजेंट डेफिनेट टेंस किया है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको करवाया है, उसमें आपको याद होगा हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है, ऐसा ही है ना। लेकिन ये वाली स्टोरी क्योंकि पास्ट फॉर्म में लिखी गई है, पास्ट टेंस में लिखी गई है, सो इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। आपको याद है मैंने आपको बोर्ड पर कुछ फॉर्म्स भी लिखवाई थी वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उनके बारे में बताया था। तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। जब भी आपने कोई स्टोरी या कुछ भी लिखना है, तो आप उसको पास्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आप हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हो, राइट। वंस अ डॉग स्टॉल अ पीस ऑफ मीट। अब यहाँ पर मुझे बताएं, आपने वर्ब तो फाइंड आउट कर लिया है, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। कौन है डूअर ऑफ द एक्शन, कौन है, हु इज़ द वन हु इज़ प्रोड्यूसिंग द एक्शन, कौन है वो। यस, डॉग है, ठीक है। तो डॉग यहाँ पर सब्जेक्ट है। स्टॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आ पीस ऑफ मीट क्या होगा, द एंडिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्या है। इस पर ज़रा गौर से इसको देखिए, फोकस करें और मुझे बताएंगे क्या है। यस, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। समथिंग ऑन विच सम एक्शन इज़ डन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ पर जब कोई काम किया जाता है तो हम उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आपने फर्स्ट जो सेंटेंस है उसकी आपको समझ भी आ गई, और साथ में आपने उसके जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी देख लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। इट रैन अवे टू अ जंगल। ये एक जंगल की तरफ भाग निकला। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि डॉग के लिए जो प्रोनाउन है वो यूज़ हुआ है इट। जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स के लिए कोई भी प्रोनाउन यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इट या ही का मोस्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इट यूज़ हुआ है। इट रैन अवे टू अ जंगल। अब आप मुझे बताएंगे कि रैन सेकेंड फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म है। यस, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इज़ रन एंड द सेकंड फॉर्म इज़ रैन। जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस के बारे में बताया कि इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है, इसी तरह आप देखेंगे कि कंटिन्यूसली इसमें स्टोरी में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होगी, क्योंकि ये स्टोरी आपके पास्ट टेंस में लिखी गई है, राइट। और पास्ट टेंस में हम लोग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ऑन इट्स वे, अपने रास्ते पर, देयर वॉज अ रिवर। देयर वॉज अ रिवर, एक दरिया था। अब यहाँ पर भी आप देख लें वॉज लिखा हुआ है, इज़ नहीं लिखा हुआ। इज़ आप प्रेजेंट में यूज़ करोगे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एक्शन, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग वाई। देयर वॉज अ रिवर, और उसके रास्ते पर क्या था, एक दरिया था। वाइल क्रॉसिंग इट बाय अ ब्रिज। अब वाइल मीन्स उस टाइम, क्रॉसिंग इट बाय अ ब्रिज उस पुल को पार करते हुए, ब्रिज मीन्स पुल एंड क्रॉसिंग मीन पार करते हुए, इट्स ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर।
अब यहाँ पर आप देखें इट किसके लिए यूज़ हुआ है, डॉग के लिए, एंड सो फिर से सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है। किसकी सेकेंड फॉर्म है ये, सी की। सी मीन्स देखना, सी इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड सो इज़ द सेकेंड फॉर्म। इट सो इट्स ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, रिफ्लेक्शन मीन इमेज। इसने पानी में अपना इमेज या अपना ही अक्स देखा। पुल के ज़रिए पार करते हुए, यानी दरिया को पुल के ज़रिए पार करते हुए इसने पानी में अपना ही अक्स देखा। इट थॉट, इसने सोचा। इट थॉट, अब देखें थॉट भी सेकेंड फॉर्म है, किसकी सेकेंड फॉर्म है, थिंक की। थिंक इज़ द फर्स्ट फॉर्म एंड थॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म एंड थॉट ऑल्सो इज़ द थर्ड फॉर्म। इट थॉट इट टू बी अनदर डॉग विद अ पीस ऑफ मीट। उसने सोचा कि ये एक दूसरा कुत्ता है एक और गोश्त के टुकड़े के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आए, इट ट्राई टू स्नैच अवे। अब ट्राइड भी आप देखेंगे सेकंड फॉर्म है, इसको भी अंडरलाइन कर लें। आप ऐसा करें कि जितने भी सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म आ रही है उनको आप अंडरलाइन करते जाएं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से हम जब लिखते हैं तो हम किस तरह से सेकंड फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं। इट ट्राई टू स्नैच अवे दैट पीस, इसने ये टुकड़ा जो है वो छीनने की कोशिश की। इट बार्क्ड, अब देखिए यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, इसे अंडरलाइन कर लें। इट बार्क्ड, वो भौंका, एंड ओपन इट्स माउथ, और अपना ही मुंह खोला। अब यहाँ ओपन को भी अंडरलाइन कर लें, दिस इज ऑल्सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट बार्क्ड एंड ओपन इट्स माउथ, वो भौंका और उसने अपना मुंह खोला। इट्स ऑन पीस ऑफ मीट, उसका अपना ही गोश्त का टुकड़ा फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गया। अब फेल को भी अंडरलाइन करें, फेल इज ऑल्सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। पानी में उसका अपना ही टुकड़ा पानी में गिर गया। एंड वॉज लॉस्ट, और खो गया या वहाँ गिर गया, ख़त्म हो गया, वॉज लॉस्ट। अब वॉज भी आप देखें जो है पास्ट फॉर्म यूज़ की गई है, इसे भी अंडरलाइन कर लें। चलें, यहाँ तक हमने जो है वो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स भी इसके किए हैं डिस्कस। अब आप मुझे ये बताएं कि स्टोरी से आपने क्या सीखा। सबसे पहले तो आपने ये देखा कि एक डॉग है जिसके पास अपना ही एक जो है वो गोश्त का टुकड़ा है, लेकिन जब वो दरिया से गुजर रहा था तो उसको नज़र आया या उसने ये महसूस किया कि पानी का जो उसको अक्स नज़र आया था, उसको ये फील हुआ कि वहाँ पर एक और डॉग है विद अ पीस ऑफ मीट, एक और वहाँ पर डॉग मौजूद है जिसके पास अपना ये कोई गोश्त का टुकड़ा है। सो वो क्योंकि वो अपने साथ जो उसके पास चीज़ थी, यानी अपना जो गोश्त का टुकड़ा था, उसके साथ वो सेटिस्फाइड नहीं था, कंटेंटमेंट फील नहीं कर रहा था, वो चाहता था कि मैं मज़ीद हासिल करूँ। तो उसने देखा जब पानी में कि उसको नज़र आया एक और गोश्त का टुकड़ा, एक और डॉग है जिसके पास अपना गोश्त का टुकड़ा है, तो उसने सोचा क्यों ना मैं ये इससे छीन लूँ। राइट, तो इसने सोचा कि मैं क्यों ना इससे ये छीन लूँ। तो इसी कोशिश में जब उसने भौंकना शुरू किया और अपना मुंह खोला, तो क्या हुआ कि उसका जो अपना गोश्त का टुकड़ा था वो ही पानी में गिर गया, यानी जो चीज़ उसके पास अपनी मौजूद थी, जो उसकी पोजेशन में थी, वो भी उससे लॉस्ट हो गई, वो भी उससे खो गई। तो आपने क्या सीखा इस स्टोरी से कि जो चीज़ आपको अल्लाह ताला ने दी है, जो आपको नेमतें दी हैं, ब्लेसिंग्स दी हैं, आपको उनके साथ ग्रेटफुल होना चाहिए, बजाय इसके कि आप मज़ीद से मज़ीद के बारे में सोचें। नो डाउट बहुत अच्छी बात है कि हम लाइफ में इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचें या मज़ीद कुछ अपने गोल्स या जो भी चीज़ें हैं, अपने ड्रीम्स हैं, उनको अचीव करने के बारे में सोचें। लेकिन सबसे पहले हमारी जो ड्यूटी है वो क्या है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं पहले हम उनके बारे में तो थैंकफुल होना, उनको तो एंजॉय करें, उनके बारे में तो ग्रेटफुल हों। अगर हम ये कोशिश करेंगे कि हमने मज़ीद से मज़ीद चीज़ें हासिल करते जाना है, तो क्या होगा कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप उन्हें भी अच्छे से एंजॉय नहीं करोगे और उनके बारे में ही क्या कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाओगे, उनको लेकर आप जो है वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे। तो क्या होगा कि वो चीज़ें जो आपके पास हैं वो भी आपसे खो जाएंगी या वो आपसे छीन ली जाएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्या होगा अगर कुछ लोग हैं आपके पास, जैसे फैमिली या आप उनके बारे में जो है वो हैप्पी फील नहीं करते या उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते जो आपको देनी चाहिए, तो क्या होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम सब लोग आपसे दूर चले जाएंगे। तो कहने का मकसद यही है कि जो ब्लेसिंग्स हमारे पास हैं, जो नेमतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, हमें सबसे पहले उनके बारे में ग्रेटफुल होना चाहिए और ग्रीडी फील नहीं करना चाहिए कि लालच, मज़ीद से मज़ीद पाने की ख्वाहिश जो है इंसान को फिर वो कहीं का भी नहीं छोड़ती। यही पढ़ा है ना हमने इस मॉरल स्टोरी में। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। आप देखेंगे कि हमारे पास 5 स्टोरीज़ हैं और जो भी हम स्टोरीज़ पढ़ेंगे ये 5 स्टोरीज़ में हम पास्ट फॉर्म जो है उसी का यूज़ करेंगे। पास्ट टेंसेस में ही स्टोरी मोस्टली लिखी जाती है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एक कुत्ता था, उसके पास एक गोश्त का टुकड़ा था, फिर वो जंगल से गुजरा, तो ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं। तो पास्ट में हम लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते जाना है
और प्रेजेंट में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, जो आपने लास्ट टाइम टेंसेज में भी सीख लिया था, राइट। तो इस चीज़ को अपने माइंड में लेकर जब भी आप कुछ रीड करेंगे ना, लाइक कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई ऐसे पढ़ते हैं या लेटर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ेंगे, तो आप वर्ब पर फोकस करें सबसे पहले, क्योंकि वर्ब ही आपको बताएगा कि ये जो स्टोरी है ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट टेंस में है, या ये फ्यूचर टेंस में है। फ्यूचर टेंसेस तो हम इंशाल्लाह आगे करेंगे, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि उसमें कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है, राइट। तो आज का लेक्चर जो है वो हम यहाँ पर एंड करते हैं। स्टूडेंट्स, आज का आपका ये टास्क है कि आपने सेंटेंसेस जो हैं 5 वो लर्न करने हैं, राइट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में, और आज हमने जो स्टोरी पढ़ी है इसको भी आप एक दफ़ा याद करके, लर्न करके लाजमी लिख लें, ताकि आपको पता भी चल जाए कि क्या मिस्टेक्स हैं, क्या डेफिशिएंसीज हैं, उनको फिर आप कवर अप कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।